सोचिए, कई दशकों तक जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती थी, एक बीमारू प्रदेश की। मतलब एक ऐसा राज्य जो आबादी में तो बहुत बड़ा है पर आर्थिक विकास के मामले में काफी पीछे छूट गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पुरानी सोच थी उसे एक नई कहानी चुनौती दे रही है। और ये कहानी है एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की, एक ऐसे बदलाव की जिसने वाकई में कई लोगों को हैरान कर दिया है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक राज्य जिसे हमेशा से पिछड़ा माना जाता रहा, वो अचानक से विकास की इस दौड़ में इतना आगे कैसे निकल गया? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर की बात करते हैं जब एक आम कहावत हुआ करती थी कि उत्तर प्रदेश की सीमा वहीं से शुरू होती है जहां से टूटी फूटी सड़कें दिखने लगें। अपहरण, जिसे किडनैपिंग इंडस्ट्री तक कहा जाने लगा था, वो एक बड़ी समस्या थी और लोगों के पास काम के लिए दूसरे राज्यों में जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो कुल मिलाकर कहानी यही थी जो दशकों तक इस बहुत बड़े राज्य के साथ एक धब्बे की तरह जुड़ी रही। एक ऐसी जगह जहां पोटेंशियल तो बहुत था लेकिन विकास की गाड़ी जैसे थम सी गई थी। तो फिर सवाल यह है कि इस बदलाव की शुरुआत हुई कहां से? देखिए, जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक इस पूरे आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी गई लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर। सोच ये थी कि विकास की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब राज्य में एक सुरक्षित माहौल होगा। और इस बदलाव का संकेत देने के लिए बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल हुआ। यह एक सीधा और साफ संदेश था कि अब अपराध को लेकर किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अब देखिए, ये सिर्फ बातें या बयान नहीं थे, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए 5 पिलर्स पर काम किया गया। पुलिस की संख्या बढ़ाने से लेकर उनके लिए बजट बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और ट्रेनिंग कैपेसिटी को डबल करना, हर एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। और इन कोशिशों का नतीजा वो आंकड़ों में भी साफ दिखता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के डेटा को देखें तो प्रति व्यक्ति क्राइम रेट के मामले में उत्तर प्रदेश अब देश के कई बड़े राज्यों से काफी नीचे आ गया है, 26वें नंबर पर। अच्छा, तो ये तो हुई कानून व्यवस्था की बात। अब जरा उन ठोस आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेवलपमेंट्स पर भी नजर डालते हैं जो इसके बाद हुए। ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है, 37,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, एक राज्य जिसे कभी आर्थिक तौर पर बीमार कहा जाता था, आज वो अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी इतनी बड़ी रकम बचा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जिसका असर जमीन पर साफ साफ दिखता है। ये जानकर हैरानी होती है कि पूरे भारत में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, उनका 42% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, इन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने तो राज्य की तस्वीर ही बदल दी है। और इस विकास को और रफ्तार देने के लिए राज्य में एक दो नहीं बल्कि 33 नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गईं। फूड प्रोसेसिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक और सोलर एनर्जी से लेकर लेदर तक, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए खास तौर पर योजनाएं बनाई गईं। इतना ही नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी जो पहले हैं और साथ ही धार्मिक टूरिज्म में जो जबरदस्त उछाल आया है, उसने भी रेवेन्यू के नए रास्ते खोल दिए हैं। इन सब ने मिलकर राज्य की आर्थिक हालत को सुधारने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। लेकिन देखिए, इस बदलाव की जो कहानी है उस पर सब लोग एकमत हों ऐसा भी नहीं है। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं और इस पूरी तस्वीर को और बेहतर तरीके से निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेवेन्यू सरप्लस है, इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो सरकार की जितनी कमाई हुई वो उसके खर्चों से ज्यादा थी। सरकार का दावा है कि ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक तरफ तो व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ाया गया और दूसरी तरफ जो पैसे की लीकेज थी, जो पहले माफिया तक पहुंच जाती थी, उसे रोका गया। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो इन दावों को सिरे से खारिज करता है। उनका साफ कहना है कि ये सब झूठ है और असल में तो उत्तर प्रदेश की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो रही है। और इन दावों और जवाबी दावों के बीच एक और आंकड़ा है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो ये कि आज भी राज्य में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार से मिलने वाले मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। ये आंकड़ा इस तरफ इशारा करता है कि भले ही बड़े स्तर पर विकास हुआ हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी संघर्ष कर रही है। खैर,
इन तमाम दावों और हकीकत की बहसों के बीच एक बात तो तय है, राज्य का जो भविष्य का आर्थिक लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। और तो और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच एक दोस्ताना मुकाबले की बात भी चल रही है कि देखते हैं कौन सा राज्य पहले इस बड़े मील के पत्थर को छूता है। और इस लक्ष्य का राष्ट्रीय महत्व कितना बड़ा है, ये बात प्रधानमंत्री के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उनका कहना है कि अगर भारत को विकसित होना है तो यूपी का विकसित होना जरूरी है। मतलब यूपी की आर्थिक कहानी अब पूरे देश के विकास की कहानी से जुड़ गई है। तो अंत में सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की ये जो पूरी कहानी है, चाहे वो दावों की हो या हकीकत की, ये भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? क्या ये देश के बाकी पिछड़े राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन पर सोचना आज बहुत जरूरी है।